यहाँ से आप सभी के लिए WCS की क्लास लाई हूँ और अभी हमने साइंस का एक चैप्टर स्टार्ट किया है। पहला चैप्टर है आपका पदार्थ विज्ञान। आज इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने कल तक में देखा हुआ है, क्या क्या देखा है, तो जैसा कि आप लोगों ने कल तक में लोहे के 3 टाइप किसमें देखे हैं, कौन कौन सी? ढलवां लोहा, पिटवां लोहा, कच्चा लोहा। ये तीनों ही लोहे के टाइप के अंदर जो आते हैं वो कंप्लीट है ना। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, अब लास्ट जो है लौह धातुओं में लास्ट कौन सी आती है? इस्पात या स्टील। ठीक है, इस्पात या स्टील। अब देखिए, इस्पात या स्टील को समझेंगे कि क्या है इसमें। इस्पात एक महत्वपूर्ण लौह धातु है। ठीक, इसका मुख्य तत्व लोहा, कार्बन, मैग्नीज और सिलिकॉन होता है। मुख्य तत्व में इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो आप लिख देंगे इसमें मुख्य तत्व के रूप में कौन कौन सा? पहले तो लोहा रहेगा क्योंकि लौह धातु है ना, लोहा रहेगा। फिर क्या रहेगा? कार्बन, फिर रहेगा मैग्नीज और फिर रहेगा आपका मैग्नीज के बाद में सिलिकॉन। क्लियर? सिलिकॉन। ठीक, इसका उत्पादन सामान्यतः कच्चे लोहे से किया जाता है क्योंकि कच्चे लोहे से सभी लोहे का उत्पादन, ढलवां लोहे का भी है ना, पिटवां लोहे का भी और इस्पात का भी, सभी का उत्पादन किससे किया जाएगा? इसी से किया जाएगा। ठीक है, स्टील या कि इस्पात, पिग आयरन से। अब कुछ परिस्थितियों में पिटवा लोहा का भी प्रयोग किया जाता है। कुछ स्पेशल कंडीशन होती हैं, कहीं कहीं पे इसमें पिटवा लोहा भी मिलाया जाता है, लेकिन मेन आपसे पूछेगा तो पिग आयरन यानी कि कच्चे लोहे से इसका उत्पादन किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है? अभी देखिए, इसको बनाने की कई सारी विधियाँ हैं। इस्पात को बनाने की ऐसा किसी में नहीं था अभी तक। आप जिसने कच्चा लोहा पढ़े हैं, ठीक है, ढलवां लोहा पढ़े हैं, ढलवां लोहे के टाइप जरूर पढ़े हैं, लेकिन पिटवां लोहा, इनको बनाने की विधियाँ नहीं पढ़े हैं। इस्पात को बनाने की कई सारी विधियाँ हैं जिसमें से आपको 2-3 अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इस्पात या स्टील, इस्पात बनाने की विधियाँ। ठीक है, कितनी विधियाँ होती हैं? तो इस्पात बनाने की निम्नलिखित विधियाँ होती हैं। ठीक है, पहला है सीमेंटेशन विधि। दूसरा है क्रूसिबल विधि। नाम सभी के देखेंगे लेकिन डिटेल सिर्फ 2 ही मेथड का पढ़ना है। ठीक है, क्रूसिबल के बाद बेसेमर विधि। ठीक, और चौथी मेथड है आपका, चौथा विधि किसका है, कौन सा है? ओपन हार्थ विधि। ठीक है, पांचवा और लास्ट है आपका विद्युत आर्क भट्टी विधि। ठीक, इतनी विधियां हैं। इस्पात बनाने की कुल कितनी विधियां होती हैं? 5 विधियां होती हैं। सीमेंटेशन विधि, क्रूसिबल विधि, बेसेमर विधि, ओपन हार्थ विधि और विद्युत आर्क भट्टी। तो आपको कौन कौन सी अच्छे से पढ़ के जाना है? एक तो सीमेंटेशन, बेसेमर और विद्युत आर्क भट्टी जो है ये वेरी मोस्ट है। ठीक है, आगे समझ में कौन सी 3 विधियां आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो चलिए सीमेंटेशन का थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या होता है इसमें। सीमेंटेशन विधि में पहला नंबर हम डाल देते हैं सीमेंटेशन विधि। ठीक है, सीमेंटेशन इस विधि में एक बंद भट्टी का प्रयोग करते हैं। किसमें? सीमेंटेशन विधि में एक बंद भट्टी का प्रयोग करते हैं। इस भट्टी के अंदर गर्म गैसें बाहर नहीं आ पाती। ठीक है, भट्टी के अंदर की जितनी भी गर्म गैसें हैं, इसीलिए बंद भट्टी का प्रयोग करते हैं कि गर्म गैसें बाहर नहीं आ सकेंगी। इसमें पिटवा लोहे के टुकड़े
बंद करके इसे चारकोल के साथ गर्म किए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, पिटवा लोहा प्लस चारकोल, ठीक है, इसके साथ में गर्म किया जाता है। फिर बंद भट्टी से नीचे से लगातार गर्म किया जाता है। इस भट्टी को क्या करेंगे, लगातार ये डाल करके और गर्म करते जाते हैं। पिटवा लोहे के साथ इसमें सीमेंटेशन विधि में कौन सा तत्व मिलाया जाता है, तो याद रखेंगे चारकोल। ठीक है, सीमेंटेशन में फिर क्या करना है, बंद भट्टी को नीचे से ताप लगातार बढ़ाते जाएंगे, जिससे अंदर का चारकोल जो है वो चलकर कार्बन युक्त गैस का रूप धारण कर लेता है। ये जो चारकोल आपने पिटवा लोहे के साथ में डाला था, इसको इतना अधिक टेम्परेचर लगेगा कि ये क्या बन जाएगा, कार्बन युक्त गैस बन जाएगी। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, चारकोल जो है आपका चारकोल, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन युक्त गैस में, कार्बन युक्त गैस। ठीक है, कार्बन युक्त गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे और पिटवा लोहा लाल सूखे गर्म पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। फिर क्या होता है, बंद भट्टी में गैस लोहे के साथ मिल जाती है। ठीक है, ये जो गैस बन गई ये लोहे के साथ मिल जाएगी और कार्बन का लोहे में मिश्रण हो जाता है। फिर लोहे का बाहर निकालकर लोहे को ठंडा कर लिया जाता है। ये विधि समझ में आई। सबसे पहले क्या करना है, एक बंद भट्टी, सीमेंट की भट्टी का प्रयोग करना है। उस बंद भट्टी के अंदर इसलिए बंद भट्टी का प्रयोग करते हैं जिससे गैसें बाहर ना निकल सके। फिर इसके अंदर पिटवा लोहा डालते हैं और चारकोल डालते हैं। ठीक है, इसको मिला करके टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं और जब टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि ये जो हमारा चारकोल डाला हुआ था ये कार्बन युक्त गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है और ये लाल सूखे पदार्थ के रूप में पिटवा लोहा लाल कलर का हो जाएगा, सूख जाएगा, एकदम अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, गर्म होकर फिर उससे क्या होगा, अब क्या करेंगे कि भट्टी के साथ में जो भी ये गैस थी ये लोहे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगी और अब इसे ठंडा कर लिया जाता है बाहर निकाल कर। ठीक है, तो इस प्रकार इस्पात की बाहरी सतह पर कार्बन अधिक और अंदर की ओर कम होता है। इसे ब्लिस्टर स्टील कहते हैं। ठीक है, यहाँ से जो स्टील प्राप्त होता है आपको, यहाँ से जो स्टील या इस्पात प्राप्त होता है इसे क्या कहेंगे, ब्लिस्टर स्टील कहते हैं। ठीक है, और ब्लिस्टर स्टील को उपयोगी आकारों में बदलने के लिए पुनः खुली भट्टी में गर्म करके रोलिंग मिल में भेजा जाता है। ठीक है, अब इसे आकृति देने के लिए या उपयोग में लाने के लिए फिर से गर्म करेंगे और फिर रोलिंग मिल में भेजेंगे। इस क्रिया में कार्बन अंदर तक मिल जाता है और शीयर स्टील इसी को कहते हैं। ठीक है, इस क्रिया में क्या होता है, कार्बन अंदर तक मिल जाता है और इसे ही क्या कहते हैं, शीयर स्टील कहते हैं, शीयर स्टील कहते हैं। ये बात क्लियर हुई, कैसे समझें आप इसे, ये स्टेप बाय स्टेप मैंने 4 स्टेप में लिख दिया है। पूरी की पूरे सीमेंटेशन विधि आपकी इसके अंतर्गत आ गई है। ठीक है, पहली विधि क्लियर है आप लोगों को, क्या डालते हैं, कौन सी गैस मिक्स होती है, कौन सा स्टील बनता है और ये जो स्टील लास्ट में बनता है पुनः गर्म करने से। ठीक है, गर्म करने के बाद, ठीक है, ये बातें क्लियर। अब देखिए बेसेमर, दूसरा है बेसेमर, आपको डिटेल नहीं जाना है, इसमें भी एक नॉर्मली भट्टी का ही प्रयोग किया जाता है। अब सीधा पढ़ेंगे, क्रूसिबल नहीं देखना है, चलिए बेसेमर ही थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, दूसरी विधि आपकी बेसेमर, क्रूसिबल को नहीं देखते हैं, क्रूसिबल और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें भी नॉर्मली चारकोल के साथ ही मिक्स करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसेमर विधि। इसमें क्या करते हैं बेसेमर विधि में, तो समझिए, इस विधि में एक विशेष प्रकार की भट्टी जिसे बेसेमर कन्वर्टर कहते हैं। ठीक है, इसमें विशेष प्रकार की भट्टी का प्रयोग करते हैं, विशेष प्रकार की भट्टी का प्रयोग करेंगे, भट्टी जिसे बेसेमर कन्वर्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, बेसेमर कन्वर्टर कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। ठीक है, ये बेसेमर कन्वर्टर कहते हैं, प्रयोग की जाती है। एक कन्वर्टर, यह भट्टी अंडा आकार में इस्पात शीट की बनी होती है। यह भट्टी अंडाकार आकार में, कौन से आकार में होती है, अंडाकार आकार में, अंडाकार आकार में। ठीक है, आकार में होती है।
कि फिर यह भट्टी अंडाकार आकार में इस्पात शीट की बनी होती है और क्षैतिज अक्ष पर टिकी रहती है। इसे अक्ष पर तिरछा करके झुकाया जाता है। इसे अक्ष में, मतलब ये कोई आपका अक्ष है तो यहाँ पे आप अक्ष पर ना करके थोड़ा सा तिरछा करेंगे, ठीक है। इसे अक्ष पर तिरछा करके झुकाया जाता है, झुकाया जा सकता है। ऐसा इसे बना करके रखते हैं, सकता है। इसके भीतरी भाग में अग्निसर ईंटों का अस्तर चढ़ा रहता है तथा भीतरी भाग में अग्निसर ईंटों का अस्तर चढ़ा रहता है, अस्तर चढ़ा रहता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। अग्निसर ईंटों का अस्तर चढ़ा रहता है। फिर देखिए, भट्टी के अंतर्गत प्राप्त हुए जो हमें धमन भट्टी यानी कि वात्या भट्टी से हमें कच्चा लोहा मिलता है ना, जो पिग आयरन मिलता है, उसे इस कन्वर्टर में डाल देते हैं, ठीक है। सबसे पहले धमन भट्टी से प्राप्त पिग आयरन को धमन भट्टी से प्राप्त किसे, पिग आयरन को या कच्चे लोहे को कन्वर्टर में डालकर 15 से 20 मिनट तक तीव्र गति से वायु पास की जाती है, ठीक है। इसमें लोहे को डाल करके कितने मिनट तक, 15 से 20 मिनट तक तीव्र वायु पास की जाती है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर, पास की जाती है। पिघले आयरन में सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीज, सिलिकॉन आदि अशुद्धियाँ होती हैं। अब ये जो पिघला हुआ आयरन है भट्टी के अंदर, इसके अंदर कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं, सल्फर की, फास्फोरस की, मैग्नीज की, सिलिकॉन की आदि अशुद्धियाँ, जो वायु की ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके गैस रूप में भट्टी से बाहर निकल जाती है। इसीलिए हमने वायु अंदर पास की थी, ताकि जो इस कच्चे लोहे के अंदर जितनी भी अशुद्धियाँ, सिलिकॉन, मैग्नीज, ये सब क्या हो जाए, वायु के साथ क्रिया करके गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाए और गैस क्या होगी, भट्टी से बाहर आ जाएगी, ठीक है। इसलिए हमने वायु को पास किया। अब क्या करेंगे, इस क्रिया में स्लैग भी बनता है। स्लैग मीन्स जो भी कचरा, एक प्रकार से कह सकते हैं, वो नीचे जम जाता है, उसे बोलते हैं स्लैग। इस क्रिया में स्लैग भी बनता है, ठीक है, जो कि पिघली हुई धातु के ऊपर आ जाता है। फिर कन्वर्टर को तिरछा करके स्लैग से बाहर निकाल देते हैं और इस्पात को आवश्यकता अनुसार खाँचों में ढाल लेते हैं, ठीक है। अब ये पिघले लोहे में कार्बन का भी कुछ अंश मिलाया जाता है। हमेशा कार्बन, इसमें कभी भी इस्पात बनाने के लिए कार्बन हमेशा मिलाया ही जाएगा, बिना कार्बन के इस्पात नहीं तैयार होता है। तो जिससे वांछित गुणवत्ता इस्पात प्राप्त हो जाता है। यदि निम्न कार्बन बनाना हो तो उसमें कार्बन, लोहा, मैग्नीज की मिश्र धातु मिलाई जाती है, ठीक है। अब इसका भट्टी का मैं डायग्राम थोड़ा सा बना देती हूँ यहाँ पे। पिघले लोहे में कार्बन का कुछ अंश भी मिलाया जाता है, ठीक है। इस तरह से आपका वेसेमर विधि से इस्पात प्राप्त हो जाता है। अब इसका डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम देखेंगे, ये कोई आपका अक्ष हो गया भट्टी का, ठीक है। तो बहुत क्लियर नहीं बता रही हूँ, बट इतना है कि आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका अक्ष हो गया, ये। अब इसमें क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास स्केल नहीं है, मैं इसकी हेल्प से आपको डायग्राम बना के बताती हूँ, ठीक है। तो देखिए
ये आपका डायग्राम हो गया, ठीक है। यहाँ से वायु पास की जाती है, ये आपका बेसेमर परिवर्तक है, ठीक है। यहाँ से आपकी वायु पास की जाती है, वायु, ठीक। और ये आपकी गैसेस हैं जो कि कच्चे लोहे में मिली रहती हैं, ठीक। यहाँ पे आपका पिघला लोहा रहेगा, कहाँ पे, ये तली में आपका पिघला लोहा रहता है, और ठीक, या और ये जो पाइप है ये आपका ऑक्सीजन का पाइप है, तो ये इससे कनेक्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे वायु पाइप, वायु पाइप, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक, ओके। और यहाँ पे दूसरे साइड में भी यही पाइप कनेक्ट रहेगा, है ना, और ये इस स्टैंड से इस तरह से कनेक्ट रहेगा। क्लियर है ये डायग्राम, ठीक है। ये पिघला लोहा है, ये जो अशुद्धियाँ थी सिलिकॉन की, मैग्नीज की, फास्फोरस की, किस में, पिघले लोहे में, तो वो इस तरह से वायु के साथ में क्रिया करके, ठीक है, अशुद्धियाँ सभी बाहर चली गई। आप चाहें तो इसे इसमें लाइनिंग कर लीजिएगा, क्रॉस वाली लाइनिंग, ठीक, इस तरह से। ये आपका क्या हो गया, बेसेमर कन्वर्टर का डायग्राम हो गया। चलिए, तो ये नीचे आप लिख दीजिए बेसेमर परिवर्तक। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब अगले पे आते हैं, विद्युत आर्क भट्टी, जो मेन भट्टी है आपकी, इसमें आ जाते हैं, ठीक है। थर्ड है आपका विद्युत आर्क भट्टी, विद्युत आर्क भट्टी, भट्टी, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि विद्युत आर्क भट्टी जो है अपनी, ये इस्पात बनाने की सबसे उत्तम विधि है ना। इस्पात बनाने की सबसे उत्तम विधि अगर आपसे पूछ ले, इस्पात बनाने की सबसे अच्छी विधि, उत्तम विधि, ठीक है, उत्तम विधि कौन सी है, तो आप बोलेंगे विद्युत आर्क भट्टी विधि है। इसमें सभी ग्रेड के इस्पात तथा अलॉय इस्पात तैयार किए जाते हैं, ठीक है। इसमें सभी टाइप के अच्छे से अच्छा इस्पात भी, और इसमें सभी ग्रेड के इस्पात और इसके अलॉय तैयार किए जाते हैं, ठीक है। मिश्रण मतलब अलॉय तैयार किए जाते हैं, ठीक है। इसमें सभी प्रकार के अलॉय तैयार किए जाते हैं। इसमें एक विद्युत आर्क भट्टी का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसके ही नाम से पड़ा है विद्युत आर्क भट्टी। इसमें एक विद्युत आर्क भट्टी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, विद्युत आर्क भट्टी। फिर क्या है, यह भट्टी इस्पात चद्दर की खोखली बेलनाकार होती है, जिसके अंदर अग्निसह ईंटों का अस्तर लगा होता है, ठीक है। ये तो कॉमन है, इसमें भी इसके अंदर भी अग्निसह ईंटों का अस्तर लगा होता है, इसके अंदर भी अग्निसह ईंटों का अस्तर लगा होता है। भट्टी के ऊपर एक गोल ढक्कन होता है, जिसमें इलेक्ट्रोड डालने के लिए छिद्र होते हैं, ये मेन काम की चीज़ है, ठीक है। भट्टी के अंदर क्या होता है, भट्टी के ऊपर एक गोल ढक्कन होता है। ढक्कन किस लिए होता है, ताकि उसमें आप इलेक्ट्रोड डाल सकें। ढक्कन होता है जो कि इलेक्ट्रोड डालने के लिए छिद्र युक्त होता है, छिद्र
युक्त होता है। ठीक है, इतनी बातें आई समझ में विद्युत आर्क भट्टी में। ये विद्युत आर्क भट्टी की डेफिनेशन, मतलब क्या क्या इसमें चीज़ें लगी होती हैं। फिर क्या है, इलेक्ट्रोड को ट्रांसफार्मर से जोड़कर सप्लाई दी जाती है। अब आपने इलेक्ट्रोड लगा दिया, अब इलेक्ट्रोड को किससे जोड़ेंगे ताकि सप्लाई आए उसके अंदर, ट्रांसफार्मर से। इलेक्ट्रोड्स को इलेक्ट्रोड्स को ट्रांसफार्मर से जोड़कर सप्लाई दी जाती है, दी जाती है। ठीक है, सप्लाई दी जाती है। यह इलेक्ट्रोड संख्या में कितने होते हैं, 2 या 3 हो सकते हैं। इलेक्ट्रोड कितने रहेंगे आपके पास, 2 से 3 रहेंगे। तथा ग्रेफाइट, यहाँ इलेक्ट्रोड बने किसके होते हैं, तो इलेक्ट्रोड कार्बन या ग्रेफाइट के। इलेक्ट्रोड कार्बन या ग्रेफाइट के बने होते हैं। जब इलेक्ट्रोड से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इलेक्ट्रोड को शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड और धातु के मध्य आर्क उत्पन्न होती है। तो इलेक्ट्रोड और धातु के बीच में, धातु के मध्य आर्क या चिंगारी, मध्य आर्क उत्पन्न होती है। और आर्क से उच्च तापक्रम की ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे ही आर्क उत्पन्न होगी आपकी, तो जिससे उच्च तापमान की ऊष्मा, ठीक है, उत्पन्न होती है। किसकी वजह से, आर्क की वजह से उत्पन्न होती है। भट्टी का तापक्रम लगभग कितना पहुंच जाता है इस कंडीशन में, 2000 डिग्री सेल्सियस। 2000 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान पहुंच जाता है। ठीक है, तापमान पहुंचता है। फिर क्या है, भट्टी में पिग आयरन तथा स्टील स्क्रैप डालकर इलेक्ट्रोड के माध्यम से उच्च आवृत्ति वाली विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। विद्युत आर्क भट्टी 15 डिग्री के कोण पर झुकाई जाती है, जिससे स्लैग को बाहर, स्लैग मतलब आप समझते ही हैं, जो भी अशुद्धियाँ, ठीक है, लोहे के ऊपर वैसे भी अलग से तैरने लगेंगी, वो इसलिए झुकाया जाता है भट्टी को ताकि उसको बाहर निकालने में आसानी हो। और इस भट्टी की क्षमता टन में व्यक्त की जाती है, मतलब बहुत अधिक होती है। इस विधि से सिर्फ 3 से 6 घंटे में ही आपका इस्पात बनकर तैयार होता है। इसलिए यह विधि बहुत ही महंगी भी होती है, परंतु उच्च कोटि का, मतलब अच्छे से अच्छा इस्पात इसी विधि से बनाया जाता है। ठीक है, पहुँच जाता है। अब देखिए, इस विधि से मेन पॉइंट क्या है, इस विधि से 3 से 6 घंटे में, कितने में, 3 से 6 घंटे में आपका इस्पात बनकर तैयार हो जाता है। इस्पात बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, तैयार हो जाता है, जो कि उच्च कोटि का होता है, और ये विधि सबसे महंगी विधि भी होती है। ठीक है, ये हो गया आपका इस्पात। और इस्पात के चलिए अब डायग्राम थोड़ा सा इसका देख लेते हैं, कैसी होती है भट्टी। ठीक है, तो देखिए, ये आपका विद्युत आर्क भट्टी का सारा कुछ इसमें डिफाइन हो गया है। डायग्राम है जो कि मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बता देती हूँ। ठीक है, चलिए।